बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोहेब सालिक को यूट्यूब चैनल पे एक नए इंटरव्यू एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने वाले जनाब नवाब सर सलीम उल्लाह साहब के पड़पोते समी अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहला सवाल आपसे यकीन तौर पे यही है कि बहुत बड़ा नाम जो जनाब नवाब सर सलीम उल्लाह, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी मोटिवेशन थी, ऐसा कौन सा ख्याल था जो उन्हें ये तहरीक का बुनियाद रखने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए उनके ख्याल में साबित हो? मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। ये वक्त ऐसा है कि हमें कुछ जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन करने की टाइम आ गया है। पाकिस्तान को 72 ईयर्स हो गए हैं। कहाँ से शुरू हुए, कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। मुस्लिम लीग की जो बात करता हूँ तो मैं शुरू इस तरह से करूँगा कि मेरा ये ख्याल है, जो भी मैं कहूँ ये ख्याल कीजिएगा कि ये मेरी अपनी नाचीज़ जहन में जो चीज़ें हैं, जो सीखा है, पढ़ा है और फैमिली से जो सीखा है उसी से बात करूँगा। कोई गलतियाँ हों तो माफ़ कीजिएगा उसके। मुस्लिम लीग जो हुई मेरे परदादा साहब ने, नवाब सर सलीमुल्लाह ने जो सोचा था, उसकी मेरा ख्याल है कि उनकी सोच जो थी वो मुसलमानों की जो इश्यूज़ थी, पॉलिटिकल डिप्रिवेशन, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, उसकी वजह से हुई है। असल में 1905 में, जब 1906 में जो पहला मुस्लिम लीग कायम हुआ ढाके में 30 दिसंबर को 1906 को, वो एक्चुअली उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस थी, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, और वो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 27 दिसंबर 1906 और 30 दिसंबर 1906 को थी। और वो उसके लिए मेरे परदादा साहब नवाब सर सलीमुल्लाह ने तकरीबन 3000 मुसलमान लीडर्स कह लें, लोग कह लें, पॉलिटिशियंस कह लें, टीचर्स कह लें, एजुकेशनिस्ट कह लें, उनको सबको ढाके में इनवाइट किया था कि वो आके डिस्कस करें कि मुसलमानों को किस तरह एजुकेशन की तरफ ज़्यादा राग़िब किया जाए। मेरा अपना ये ख्याल है कि उस ज़माने में ज़्यादातर जो लोग आए थे वो सब अलीगढ़ मुस्लिम लीग के स्टूडेंट्स भी थे। ये भी बड़ी बात है, और वो इन्फ्लुएंस थे मेरा ख्याल है सर सैयद अहमद साहब। क्योंकि अगर उससे पहले जाए तो आप देखिएगा 1857 के बाद से जब तक अलीगढ़ नहीं बनी थी तो मुसलमानों की डिक्लाइन शुरू बहुत थी। तो उसके बाद मेरा ख्याल मुसलमान जो उस ज़माने के लोग थे, लीडर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो भी सोचते थे कि मुसलमानों को किस तरह इस बड़े सगीर में आगे बढ़ाएं, हम पीछे रह जाते थे। क्योंकि इस दौरान उससे पहले 1890 समथिंग में कलकत्ता में कांग्रेस भी बन गई थी। तो कांग्रेस जब बन गई तो उसके बाद मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं थी। और तो जब 1906 में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कॉल हुई तो उसमें ये ज़्यादा डिबेट हो रही थी कि मुसलमानों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। मगर उसके इख्तिताम पे ये ख्याल किया गया कि मुसलमानों को एक पॉलिटिकल वॉइस भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक पॉलिटिकल वॉइस नहीं होएगी तो मैसेज कैसे पहुंचेगा नहीं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है 1906 में क़याम जो दिसंबर में रखा गया, जिसके काउंसिल मेंबर्स तकरीबन 40 थे और हर एरिया से थे। बंगाल से सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी। आगा खान साहब को प्रेसिडेंट बनाया था। मेरे नवाब सर सलीमुल्लाह जो थे वो सेक्रेटरी जनरल थे, और भी बहुत से लोग थे। 2 वाइस प्रेसिडेंट बने और बाकी काउंसिल मेंबर्स बने थे। ये इसकी इब्तिदा थी। मगर ये पहला मीटिंग नहीं था, ये सिर्फ फॉर्मेशन थी। ये लोगों को ख्याल करना चाहिए। पहली मीटिंग जो थी वो 1907 में हुई। ये फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। कुछ लोग ये समझते कि
पहली मीटिंग एक्चुअली ये फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। अच्छा, ठीक है, आपने माशाल्लाह काफ़ी तफसीली से बताया। दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो सुकूत ढाका था उसका और मुस्लिम लीग के क़याम का आपस में कोई ताल्लुक, जिसके असरात अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक बहुत बड़े तशकीली सूरत में मिले? देखिए, सुकूत ढाका को मैं ज़रा बाद में डिस्कस करना चाहूँगा, मगर उससे पहले कुछ हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग, क्योंकि अभी हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री ज़रा अगर हम देखें तो क्या क्या हुआ है, इस पर ज़रा गौर फिक्र करने की बात है। क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली एक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम रिसर्च नहीं करते, हम पढ़ते, हमारी पढ़नी होती है, रिसर्च नहीं करते कि क्या हुआ। आप ये देखें कि जी पीरियड है मुस्लिम लीग के पहले, वो तो 71 में हुआ है, वो तो बात की बात है। उससे पहले क्या हुआ है, तकरीबन यू आर टॉकिंग अबाउट 70 years इन बिटवीन, और या मोर देन 70 years इन बिटवीन। व्हाट हैपेंड बिटवीन दैट पीरियड? ये तो इमेजिनेशन और या एंड प्रोडक्ट था 71 का बात कर रहे हैं, वो भी उसकी वजूहात अलग थी। मगर ये सोचने की बात है कि क्या वजूहात हैं कि मुस्लिम लीग जब ढाके में बनी पूरे पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, और उसके बाद 71 में वही बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो था वो बढ़ गया। आपको मैं सरप्राइजिंग चीज़ बताऊं कि उस ज़माने में बंगाल वॉज द बिगेस्ट मुस्लिम प्रॉविंस, और ये लोगों को पता नहीं कि मुस्लिम लीग की या 1946 में जो इलेक्शन हुई थी, सबसे ज़्यादा सीट्स बंगाल ने दिया था। और बंगाल वॉज नॉट ओनली द करंट बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान इससे पहले, but it also had Assam with it. So it was a very big area, और मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा थी। आउट ऑफ द टोटल सीट्स, अब मैं कुछ आगे पीछे जा रहा हूँ तो मगर आप माइंड मत कीजिएगा, इसकी मैं सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि द लार्जेस्ट स्टेट और प्रोविंस इन दोज डेज वॉज बंगाल विद 100 सीट्स, पंजाब वॉज ओनली 90 सीट्स। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बंगाल कितना बड़ा था मुसलमानों के लिए। तो जाहिर है कि क्योंकि मुसलमानों का बहुत इन्फ्लुएंस था और बंगाल प्लेड अ पिवटल रोल टिल आई थिंक 1937। मुस्लिम लीग की भी जो हिस्ट्री है ना, 1906 से लेके 1919, 1919 से लेके 1936, 37 और फिर 37 से 47, ये 4 जो डिफरेंट टाइम है, ये देखने की चीज़ है। Sir, next question is, what were the salient features of social reforms, of his social reforms, Mr. Officer Salimullah जो थे, he is a very interesting personality मेरे हिसाब से। नहीं, ये नहीं कि सिर्फ वो मेरे परदादा थे, अगर आप उनकी जनरली हिस्ट्री देखें तो वो ऐसे ही नहीं बने। वो नवाब बनने से पहले, वो 1902 में नवाब बने, मगर उससे पहले वो डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे मेमन सिंह के। तो उनको सिस्टम चलाने का, गवर्नमेंट चलाने का एक इल्म हो गया या प्रैक्टिस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। तो जब वो नवाब बने, आप ये देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनकी सोशल, बिकॉज ये फैमिली जो है ये एक्चुअली आई है कश्मीर से, और भाई साहब 1728 में कश्मीर से है, तब 300 साल तकरीबन, लॉन्ग टाइम। अब 300 साल पहले जब आए, और उधर भी उनकी जो फैमिली की जो पहचान थी कि बड़े सोशल वर्क करते थे और सोशल वर्क बेटरमेंट के लिए करते थे। तो ये जब फैमिली जब इधर आ गई तो पहले ये सिलेट में आए, बंगाल में सिलेट, वहाँ से ये तिजारत करते थे। तो काफ़ी पैसे कमाए इन्होंने बहुत से, मगर पैसे कमा के अपने पास नहीं, ये बहुत ही डिफरेंस है दूसरों, बड़ी बात है। ये खर्च किया मैंने। आप ये सोचिए कि
इन्होंने ढाके को इलेक्ट्रिसिटी अपने पैसे से दी, इन्होंने वाटरवेज अपने पैसे से बनाए, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई अपने पैसे से, इन्होंने यतीम खाना बनाया अपने पैसे से, इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई अपने पैसे से, इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए अपने पैसे से। तो ये सारे सोशल इवेंट्स करते थे। और ताज्जुब करेंगे आपके, वो सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश उस टाइम, अभी का बांग्लादेश या उस टाइम का बंगाल में नहीं, मगर दुनिया में करते थे कि इंग्लैंड में प्लेग आया तो उधर उन्होंने पैसे दिए। अभी मैं उनके एक किताब पढ़ रहा था कि 40,000 रुपये उस ज़माने में उन्होंने सऊदी अरेबिया को, उस ज़माने में सऊदी अरेबिया नहीं था, मक्का को दिया था कैनाल बनाने के लिए। उस ज़माने में बहुत मुल्तान में उन्होंने रहायश करने की, किसी ने उनसे रिक्वेस्ट की, बोल दिया, वो मेरे पास आ गया उसकी डिटेल। इस तरह वो हर जगह जहाँ कोई प्लेग आती थी उधर पैसे देते थे। मतलब वो इंसानियत पे बहुत उनका खिदमत खाल्क का जज्बा होता। ये फ़र्क यही है। अब देखिए हमको वो नवाब बने 28 में, विदिन 3 years पार्टीशन बंगाल कर दिया। जब वो 28 साल के थे उन्होंने नवाब बने, 31 years के थे उन्होंने पार्टीशन बंगाल कर दिया। जब 32 के हुए तो मुस्लिम लीग बना दिया। अब आप खुद देखें। और 41 के थे, यानी कि 1915 में उनका इंतकाल हो गया। तो बहुत जल्द में सर मेरा कहना है कि अल्लाह ताला ने उनसे बहुत जल्दी जल्दी ये जो काम लिए, अल्लाह ताला जानता है कि किसकी कितनी उम्र है, लेकिन शायद ये अंग्रेजी की सेइंग द गुड डाई यंग, तो ही वाज अ गुड मैन। आई थिंक उन्होंने बड़ा काम किया। अच्छे काम करने वाले जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन लोग उन्हें याद रखते हैं, रहती दुनिया तक रखते हैं। तो ये देखिए हम तो कुछ नहीं, आप मेरे पास इधर आज इसलिए आए हैं कि मैं उन्होंने जो काम किया हुआ था 100 साल पहले, उसकी वजह से आप मुझसे पूछ रहे हैं। अदरवाइज हमने तो कुछ नहीं, काम तो उन्होंने किया। हमारे बाप दादा ने या नौसलीमना ने बहुत काम किया। और बिकॉज वो रिलीजियसली बड़े इंक्लाइंड थे। आपको लोगों को पता ही नहीं है कि वो मुतवल्ली थे 700 मस्जिदों की, 700 मस्जिदों की ढाका में वो मुतवल्ली थे। और वो इमाम बारगाह के भी कस्टोडियन थे। एक ही वक्त, क्योंकि वो बहुत ही बैलेंस्ड एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट वो करते थे। मतलब हक के ऊपर वो काम करते थे, हक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और बहुत सी स्टोरीज मुझे पता है, आज शायद वो मौका नहीं है बात करने की, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनकी एंटीडोट्स हैं जो उन्होंने किया है और सुना है। हमने, मेरे वालिद साहब ने बताया और हम जाहिर उनके वालिद ने उनको बताया जो वो करते थे। इतना बड़ा घराना आपका, आपकी जो पूछते हैं वो सियासत में रही, उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट्स भी उनकी काफ़ी ज़्यादा है। वाई यू आर नॉट सपोज टू बी पॉलिटिक्स? देखिए पॉलिटिक्स तो खैर खून में होता ही है, मगर वक्त जो है ना वो बदल गया है, हालात वो नहीं है। मेरे लिहाज से मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं हूँ कि मुझे एक चीज़ याद आती है, मेरे वालिदा मुझे कहती थी और ये हम सबको कहते थे कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। मैं अपनी इज़्ज़त दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहता। आजकल की पॉलिटिक्स जो है ना वो अपनी पगड़ी उछालने की बात होती है। वो दिन गए कि जब पॉलिटिक्स में लोग बैठ के अराउंड द टेबल, वेदर यू आर इन ऑपोजिशन, वेदर यू आर इन गवर्नमेंट, वेदर यू एग्री, यू डिसएग्री, इंगेज होते थे, वहाँ डिस्कस करते थे। एक सिविलिटी होती थी कि जी जो मैं बात कर रहा हूँ आप, यस आई कैन डिसएग्री विद यू बट आई डोंट हैव टू फाइट विद यू, आई डोंट हैव टू अब्यूज यू। ये बड़ा वक्त बहुत ही बदल गया है। इसमें आप समझते हैं कि ये जो मीडिया और सोशल मीडिया आ गया, क्योंकि हर सेकंड चैनल पे टॉक शो है, उस पर हर पार्टी के रहनुमाई है, तो इसकी वजह से भी खलीज है। डोंट ब्लेम द मैसेंजर, मीडिया इज जस्ट अ मैसेंजर, मीडिया इज नॉट द हर आदमी। अबे हम हर आदमी ये, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहता है जी मीडिया ने ये कर दिया। मीडिया, आप क्यों उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं? हम वही बात करते हैं कि जी इंटरनेशनल फोर्सेज ये करती हैं, हम क्यों अपॉर्चुनिटी देते? आप गलत खुद करेंगे तो खुमियाजा भी आप we blame the wrong people. We cannot blame the media because they are the messenger. They are just
डिसमिनेटिंग योर व्यूज। अब आप अगर गलत व्यूज देंगे या लड़ाई करके व्यूज देंगे तो खैर उनकी टीआरपी बढ़ेगी, वो अलग बात होती है, मगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग तो सोचें कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं एक बार जबान से चीज निकल जाए तो उसको वापस नहीं ले सकते आप। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आजकल तो आज के हाल में देखिए ना, हर पॉलिटिशियन की पुरानी चीजें आ रही हैं टीवी पे। क्यों ऐसी बातें करते हैं कि जो कल को आपको जब आप पावर में होते या नहीं होते वो आपको काटने को आता है। अच्छा सही, ठीक है। तो मायूसी की बात है ये, और इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है। अगला सवाल आपसे ये है कि मौजूदा मुस्लिम लीग के काफ़ी धड़े बन चुके हैं, यूनिटी के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि कोई समझते हैं इस तरह का पॉइंट ऑफ एजेंडा, वन पॉइंट? लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि क्या ये एक बन सकते हैं कि नहीं। उसकी वजह ये है कि पहले होते थे हमारे पास विजनरी लीडर्स, विजन वाले होते थे। अब हमारे पास पॉलिटिशियंस रह गए। लीडर्स अलग होते हैं, पॉलिटिशियंस अलग होते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जब आप लीडर होते हैं तो आप पब्लिक की भलाई के लिए सोचते हैं, अच्छाई के लिए सोचते हैं, अच्छे काम पे सोचते हैं। पॉलिटिशियन होते हैं, आप नेक्स्ट इलेक्शन का सोचते हैं, नंबर ऑफ सीट्स का सोचते हैं। तो आई थिंक मुस्लिम लीग कह लें या सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आई डोंट वांट टू ब्लेम मुस्लिम लीग, वी आर अ रिफ्लेक्शन, द मुस्लिम लीग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। एग्जैक्टली। ये मुल्क में भी यही हो रहा है। क्या हम बेहतर इंसान बन गए हैं कि नहीं, ये तो मैं क्या जवाब दूं। हर आदमी अपने उसमें सोचता है। तो मुस्लिम लीग क्या एक हो सकती है कि नहीं? हाँ हो सकती है। अगर कोई ऐसा लीडर आ जाए जिसके अंदर सब कायदे आदम की तरह कोई आ जाए तो बिल्कुल हो सकता है। किसी लीडर के आने पे हो सकती है या किसी के इशारे पे हो सकती है? इशारा नहीं होती है वो चीज़। इशारा मेरे हिसाब से इशारा तभी चलती है कि हम अलाउ करें वो इशारा चलने के लिए। अगर वी आर मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ इंटेग्रिटी, नो इशारा कैन वर्क। क्या ब्रिटिश ने कायदे आज़म साहब को इशारा नहीं दिया है ये करें या ना करें, मगर वो अपने सिंगल माइंडेड उसमें रहे और उन्होंने ऐसी चीज़ कर दी जो जिंदगी भर तक हमें उनको दुआएं देनी चाहिए। हम सोच भी नहीं सकते थे। बहुत से लोग थे, मुसलमान थे, जो उनको एग्री नहीं करते थे, कहते थे कि वो क्या चीज़ है। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ एग्री नहीं करते थे, मुसलमान, मगर पाकिस्तान बन गया। अब ये क्या बनने के बाद हम इसको उनके नज़रिए पे चला सकते हैं कि नहीं, ये तो हमारा काम है, ये फ्यूचर जनरेशन का काम है। अगर हम कर सकते हैं तो ठीक है, हमें सबको सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए इस पर। बात सिर्फ नहीं, हर इंसान को पाकिस्तान में, हर बच्चे को, हर यंगस्टर को सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। स्पीड या एक्सपीडियंसी इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग। कि मैंने अगर सीढ़ी चलनी है तो मैं फिर सीधा जंप लगा के ऊपर पहुंच जाऊंगा, नहीं हो सकता। लॉ ऑफ नेचर नहीं अलाउ करता, फिर उसमें गड़बड़ होता है, गिर सकते हैं, ये होता है। इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए और कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए बेहतरी के लिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगला सवाल आपसे यह है कि इस वक्त पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक में तो खलीज है, लेकिन बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हमारे जो हैं वो ख़राब हैं या इतने नाखुशगवार हो गए हैं। क्या समझते हैं कि आपसे अगर ये कहा जाए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है, आप तैयार होंगे किसी किस्म की कोलैबोरेशन के लिए, ताउन देने के लिए? देखिए, मैं तो एक छोटा सा इतना सा इंसान हूँ। पहले दोनों मुल्क तो सोचें कि उन्होंने बेहतरी करनी है, दोनों लोग जो है गवर्नमेंट सोचें कि बेहतरी करनी है, हम अपना रोल प्ले करेंगे तभी कि अगर कोई सोच आएगी कि बेहतरी करनी है। मुझे लगता है कि कुछ बेहतरी आने वाली है, शायद महसूस तो हो रहा है। मौजूदा गवर्नमेंट में आपसे मौजूदा गवर्नमेंट हालात भी हो सकते हैं ना। अब आप ये देखिए कि अभी इमरान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी तरह एम्बेसडर पाकिस्तान के उनसे जाके मिले, उनको क्रेडेंशियल्स दिए, वो भी बड़ी अच्छी बात है। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हम दूरी हमने क्यों हो गई।
तलकियाँ होती हैं, भाइयों में भी होती हैं, घर में भी होती हैं। आगे का सोचना चाहिए, बेहतरी का सोचना चाहिए, बेहतर होएगा। बेहतरी की कोशिश भी करनी चाहिए, बातों से सिर्फ काम नहीं होता है, कुछ करें तो बेहतरी होगी। दोनों साइड से, दोनों साइड कुछ करें, और हम अगर कुछ उस पर रोल प्ले कर सकते हैं वी विल प्ले कर। हम ऐसी कोई इतनी वो नहीं है कि हम कर सकते, हमारे जो छोटी चीज़ हम कर सकते हैं वी विल प्ले आवर रोल। हम सिर्फ अच्छी चीज़ें कर सकते, अच्छी बातें कर सकते, अच्छी सोच रख सकते। सही। अच्छा, जो 1906 में मुस्लिम लीग का क्याम हो गया, उसके बाद ज़ाहिर है माली तौर पे काफ़ी मुश्किलात तो थी कि एक नई पार्टी थी, एक जो रियासत है उसके अगेंस्ट आप एक ओपिनियन जो है वो लेके चल रहे थे। तो उस वक्त आप समझते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी और इसके लिए किसी इंडिविजुअल ने उनको सपोर्ट की 1906 से लेके 1940? लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस ज़माने में ये जाहिर है कि ये बड़ी 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 इशू थी कि एक पार्टी को बनाना, किस तरह बनाया जाए। एक तरफ मुस्लिम लीग बनी 1906 में, उससे पहले 1890 समथिंग में कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस भी कलकत्ता में बनी थी, तो उनके मिडिल क्लास ने बहुत सपोर्ट किया। बदकिस्मती से मुसलमानों का इतना बड़ा मिडिल क्लास था नहीं उस ज़माने में, तो मेरा ख्याल है द वेल टू डू उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि जी जब मुस्लिम लीग बने तो मेरे ख्याल 400 मेंबर थे उसमें, और इट वॉज अ पेड मेंबरशिप, तो और वो 500 रुपये मेंबरशिप फीस थी उसकी, तो उससे वो स्टार्ट हुआ। 400 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ, बाद में जाके वो कम हो गया, फिर फ्री हो गया, या दो आने हो गए ज़्यादा शुरू में। बिकॉज देखिए एनी पार्टी वी हैव टू बी रियलिस्टिक, एनी पार्टी पोलिटिकल पार्टी रिक्वायर्स सम सपोर्ट। मुस्लिम लीग के बरक्स अगर आप अमेरिका में देखें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आजकल पार्टीज यूज करती हैं, मिलियंस इलेक्शन में मिलियंस, और बिलियंस के करीब पहुंच जाते हैं। सर वो तो यहाँ भी होते हैं, लेकिन वो होते हैं, मगर पार्टी का अपना एक वो होता है। पार्टी मेंबरशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये पेड पार्टी मेंबरशिप है, नॉन पेड है, इससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि यू मस्ट हैव सम रेवेन्यू टू डू एक्टिविटीज। भाई देखें ना, अगर आप आज के दिन में एक सेमिनार करते हैं लोगों को बुलाने के लिए, तो पैसे तो चाहिए ना, कौन करेगा? या तो लोग अपने जेब से करें, इसीलिए पार्टीज लॉट ऑफ टाइम डोंट फंक्शन बेटर। मेरा ये ख्याल है कि डाइवर्सिफाइड इतनी हो गई है इस मुल्क में कि बहुत ज़्यादा पार्टीज हैं, नैरो बेसिस हो गई है। पहले होता था ज़माने में, देखें ना अमेरिका में भी 2 पार्टी हैं, यूके में भी 2 पार्टी हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पार्टीज हैं मेरा ख्याल है। इसकी कोई रैशनैलिटी होनी चाहिए। एक पुराने ज़माने में होता था सेंटर पार्टी, राइट ऑफ सेंटर पार्टी, लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी, ऐसे होता था। तो वो फिर आपको पता होता कि आप जो पॉलिसीज बनाते हैं उस हिसाब से चलती थी। आजकल ज़रा मुख्तलिफ हो गया, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं तो आपके ख्याल में इसको सम अप करने के लिए वो जो हाल ही में 1 पार्टी रूल की तरफ भी काफ़ी लोगों ने बात की, आपके ख्याल में अगर हो जाए तो मुल्क के काफ़ी सारे इश्यूज हल हो सकते हैं? देखिए मेरा ख्याल है 1 पार्टी रूल तो नहीं हो रहा है। नहीं, अगर होता है, मैं प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं पूछा, लेकिन अभी जो सेवरल पार्टीज पे आपने बात की, आई डोंट थिंक पाकिस्तान में 1 पार्टी रूल होगी। कहने की बात है, कह सकते हैं आपके जी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। हाउ कैन यू हैव अ 1 पार्टी रूल व्हेन यू हैव अ पार्लियामेंट, व्हेन यू हैव एन इलेक्शन? इट कांट बी पॉसिबल unless you have a martial law or something like that. This is no, you cannot have a 1 party system. देखिए ना, अगर आप इलेक्शन करवाते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है तो 1 पार्टी तो नहीं हो सकती। यू अलाउ एवरीबडी टू रजिस्टर योर पार्टी एज ए पार्टी, तो 1 पार्टी तो नहीं हो सकती। आज भी कितने पार्टीज हैं पाकिस्तान में? जी मुझे नहीं पता नंबर, 50, 60, 70 से ज़्यादा। वो तो रजिस्टर की बात हो रही है, अनरजिस्टर्ड की बात नहीं, वो हम रजिस्टर की बात करें ना, जो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। मगर हमें ये देखना ये है, मुझे जो ज़्यादा फिक्र ये होती है कि वोटिंग कैसे चलती है। हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं। मेरी थोड़ी सी नाचीज़ के जहन में जो बात आई है मैं शेयर कर देता हूँ आपसे। हम बात करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी कहता है हमने तो इतने वोट लिए, हमने इतने वोट लिए।
As of today, the total population of Pakistan is about 210 million people. Correct? अब आप देखें कि 2018 की जो इलेक्शन हुई है वो सिर्फ 40 मिलियन पीपल ने वोट किया है, जो मैंने फिगर्स देखे, पीनट्स के बारे में, which is actually 20% of the total population. तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि जब हम बातें करते हैं तो हम कहते तो है कि हम मैंडेट ले रहे हैं या मैंडेट लेके आए हैं। 22 करोड़ आवाम हमारे पीछे। 22 करोड़ कैसे, जब सिर्फ इतने लोगों ने वोट किया। वोटिंग itself is only about 40 million. So we have to also think about that is 20% of the population. हमें अभी as people and as politicians to also understand very important change, demographic change that is taking place. कि अब जो है 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अंडर 30 या 35 हैं। बिल्कुल ऐसे। तो यंगर जनरेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। लास्ट इलेक्शन में भी ऐसे हुआ। तो अब तो ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। We are about the youngest population. So ये कहना, अगर आप यंग वोट को ला नहीं सकते वोटिंग के लिए तो फिर आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उनकी इश्यूज कैसे सॉल्व करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द नेक्स्ट 10-15 years. आई नो कि पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट पीपल डोंट थिंक बियॉन्ड 5 years और 3 years ऑफ, वी हैव टू थिंक 20 years. जो बड़ी चेंज आ रही है हमारे यहाँ कि हमारी यंगर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। अगर हम उनको वोटिंग पे ना लाएंगे तो हमारी कहने को तो बड़ा पार्टी बन जाएगी मगर वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी ऑफ द पॉपुलेशन। बड़ा चेंज आ रहा है। अगर आप हिस्टोरिकल डेमोग्राफी देखें, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान की तकरीबन 40 या 50 होती थी इन द 50s, आजकल 68 पे पहुंच गई है। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी which surprised me also actually. So we have to think in a different way. The politics has to be different. The needs of the nation is changing. We have to start viewing our people's need more. Politics करना सिर्फ नहीं कि लोगों को क्या हो रहा है। अगर आदमी ग्रेजुएट होता है, मास्टर्स होता है, उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतने जॉब्स क्रिएट हुए कि नहीं, ये तो कोई देखता ही नहीं। नंबर्स ऑफ डिग्री होल्डर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमने कोई अभी तक असेसमेंट ही नहीं की कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, कि हम किधर जा रहे हैं। 50 करोड़ नौकरियों के हवाले से जो बात हुई, 50 करोड़ सिर्फ वो नहीं, 50 करोड़ नौकरी हो सकती है मगर सब ग्रेजुएशन होने की जरूरत नहीं है। अभी जर्मनी में अगर आप देखें तो देयर बैकबोन ऑफ देयर इंडियन इकोनॉमी की इंजन है एसएमई बिजनेस है, नॉट द बिग बिजनेस। हमें अब ये अच्छी चीज़ कुछ आ रही है, उस पर हमें सीखना चाहिए कि बच्चों को जैसे टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ बिग थिंग, उसको प्रोपेगेट करें। सर 5G जो है वो बिल्कुल अपने लॉन्चिंग के उस पर अभी तो लॉन्च हो रहा है, आपको पता है 6G आ गया चाइना में और अभी भी हम 5G अभी इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो ये उसके बाद दीगर मौके पैदा होंगे ना फिर। भाई देखिए, अब हमें ज़रा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी कि हमारी 10-20-40-50 साल की नीड्स क्या आ रही है लोगों की, उन पे एजुकेशन पे किस तरह चलेगी, मेडिसिन पे किस तरह चलेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है, मोर्टेलिटी ऑफ इन्फेंट्स एंड यंगर पीपल इज गोइंग डाउन, तो एक्चुअली पूल ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग। अब आप ये सोचिए कि जी 1971 के आपने हवाला किया, क्या पॉपुलेशन थी उस टाइम हमारी पाकिस्तान की? 12 करोड़ टोटल। आप टोटल 6 करोड़ वहाँ थे अपने आप इधर सर। तो अब क्या 4 गुना बढ़ गई है पॉपुलेशन, मगर हमारी मेथोडोलॉजी में, हमारी सिस्टम्स में कोई खातर ख्वाब मुझे नजर नहीं आया वैसे कि लोगों की लाइफ किस तरह चेंज हुई। बेहतरी मेडिसिन हो गया, हॉस्पिटल्स बेहतर होने चाहिए, एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेहतर होनी चाहिए। हम अभी भी आके चीज़ों के ऊपर बात करते रहते हैं सर, लेकिन जो सिस्टम के अंदर पॉलिटिशियन मौजूद हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो वही बनेंगे सरबराह, उनकी तो प्रायोरिटीज ही नहीं, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है, सिर्फ पावर ऑफ अचीवमेंट टू इस्लामाबाद उनके अपने। इसमें मेरा ये ख्याल है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो अपने
for the right issues, they should voice their opinion. For the right issue. मगर हम करते ही नहीं। हम कोई भी चीज़, आप ये मुझे बताइए कि हम सब चीज़ कंप्लेन करते रहते हैं, मगर हम खड़े होकर कभी आवाज़ वॉइस नहीं करते। टैक्स भी नहीं देते हम। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। 210 मिलियन की पॉपुलेशन में लेस देन 2% टैक्सेशन, हाउ यू एक्सपेक्ट इट टू वर्क? माय व्यूज के जी देयर शुड बी ए न्यू सोशल ऑर्डर मीटिंग, जिसमें पॉलिटिशियंस की एक सोशल ऑर्डर रीराइट होनी चाहिए, जुडिशरी की रीराइट होनी चाहिए, आर्मी की रीराइट होनी चाहिए, एंड पब्लिक की रीराइट होनी चाहिए। पब्लिक की इस तरह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि दे शुड बी टैक्स पेयर्स and there should be voters. Change in the system come, अगर हम हर इंसान जाके वोट करेगा तो सिस्टम चेंज होएगा। ये आपके ऊपर, आप किसको वोट करना चाहते हैं? मैं नहीं कहता कि इसको करें उसको ना। डेमोक्रेट्स गो एंड वोट एंड डू बी ए गुड टैक्स पेयर। आप अपना हिस्सा की अपनी टैक्स पे। जब 100% आपकी आबादी टैक्स देगी तो वो सवाल करने के काबिल होगी कि आपने हमें क्या हुक्मरानों से। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए ना, मैं एग्री करता हूँ कि बहुत से लोग नहीं पैसे दे सकते, तो उसका मतलब ये तो नहीं। देखिए ना, अभी भी अंडर 18 जो है, अगर वो काम नहीं करते, एज जो अंडर 18 है, मेजॉरिटी को 20% लोग वैसे ही होगा निकल जाते हैं। सर, जो नौकरी पेशा हैं भी अबव 18, वो भी सब टैक्स नेट रेट के अंदर तो आते नहीं। सब जगह सैलरी वाले तो सारे टैक्स देते हैं। सैलरी जो होता है गवर्नमेंट जो भी सैलरी होता है उसको तो सिस्टम में टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन जो बिजनेस होल्डर्स हैं, अब उनके ऊपर खुद सोचना चाहिए क्या देना चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ डिबेट। वो तो पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी इंटरेक्ट भी करते हैं। पॉलिटिशियंस, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दे शुड अंडरस्टैंड, they should govern for the betterment of the people, not govern the people only. They should betterment of the people के ऊपर governance होनी चाहिए। और judiciary, there should be speedy justice, ये मेरा ख्याल है। Equal speedy justice to all। अगर हो रहा है वेरी गुड, नहीं हो रहा तो होना चाहिए। मतलब आप इस बारे में भी राय नहीं देना चाहते या क्लियर नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं। आप बताएं कितने दिन लगते हैं कि केसेस में निपटने के लिए? मैं आम आदमी के एक्सपेक्ट से पूछ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, इक्वालिटी एंड जस्टिस होनी चाहिए। मतलब हर आदमी को ट्रीट इक्वल करना चाहिए और जस्टिस जल्दी होनी चाहिए। डिलेड जस्टिस, जस्टिस डिनाइड। अगर एक आदमी का घर है ब्रेकफास्ट और वो रेंट वाला खाली नहीं कर रहा है तो दोनों तरफ से हो सकता है, और वो 15 साल से बेवा भी हैं और उनका खाली नहीं हो रहा, तो क्या जस्टिस डिनाइड हो गया ना। जस्टिस शुड बी टाइमली और इक्वल होना चाहिए कि मेरे लिए जो जस्टिस है दूसरे बंदे के लिए भी वही जस्टिस होनी चाहिए। मेरा ये सोच है। मे बी मैं ऐसी चीज़ सोच रहा हूँ कि ये हो नहीं सकता, मुझे नहीं पता। अच्छा मुल्क तभी बनेगा जब सब इक्वल होंगे, सब बराबर होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और हम इसमें बेहतरी लाएँ। सर, इसको समअप करते हुए बस ये छोटा सा आप इस पर अपनी राय दे दें कि अगर कोई यूनानी मुआहदा होता है मुल्क के अंदर, सारी पार्टीज इसमें बैठती हैं, तो आपके ख्याल में 1 पार्टी एजेंडा जो होगा वो आगे की डेमोक्रेसी रूल के ऊपर होगा? जाहिर डेमोक्रेसी के बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता, और उस पर बेहतरी ऑफ द पीपल होना चाहिए। आई डोंट वांट पीपल टू राइट मुआहदा, स्पेसिफिक पीपल नहीं होना चाहिए, नेशन होना चाहिए। यस, पीपल, नॉट parties or politicians. It will be for the people, whatever मुआहदा it is. Equal होनी चाहिए सबके लिए, equal opportunity होनी चाहिए, सब चीज़ equal होनी चाहिए, and rule of law होनी चाहिए। Law should be applicable to everybody equally. उसी के बाद हम जो है वो एक ऐसी, और एजुकेशन के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि इस पर भी इंश्योरिटी होनी चाहिए कि एजुकेशन राइज होनी चाहिए पब्लिक में। देखिए, एजुकेशन में ये डबल एज स्वॉर्ड है, बिल्कुल होनी चाहिए एजुकेशन, मगर मेरा ये ख्याल है कुछ एजुकेशन जो होती है वो घर से होती है, उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। द राइट एंड द रॉन्ग वो
स्कूल में आप जाते हैं तो 4 घंटे होते हैं, याद रखिए। एजुकेशन इज नॉट ओनली गेटिंग अ डिग्री। आई व्यू एजुकेशन एज बीइंग एन इनलाइटेंड पर्सन। स्कूल या कॉलेज में आप कितने घंटे यूज करते हैं 24 घंटे में से? 4 घंटे, 5 घंटे। बाकी टाइम किधर होते हैं? घर पे। तो एजुकेशन कहाँ आपको इम्प्रूव करनी है? लोगों में भी इम्प्रूव करनी है। लोगों को घर से भी, अगर मेरे घर में एजुकेशन अच्छी नहीं है और मुझे डिफरेंशियल नहीं पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तो सिर्फ डिग्री लेके मैं अच्छा इंसान नहीं बनूंगा। मुझे इंसानियत सिखानी चाहिए। द राइट एंड द रॉन्ग फॉर द ह्यूमन बीइंग। द यंगर जनरेशन, द पेरेंट्स मस्ट टीच देम द राइट एंड रॉन्ग। सिर्फ पैसा सिर्फ चीज़ नहीं होती है, सिर्फ डिग्री कोई चीज़ नहीं होती है। इफ यू कैन नॉट फील फॉर योर नेबर व्हाट फॉर योर फील फॉर योर सेल्फ, दिस कंट्री विल नॉट इम्प्रूव। और इस्लाम ने तो कहा है, हमारे रिलीजन ने तो कहा है कि 7 होम नियर टू यू, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर योर नेबर। फाइन, I do not disagree with that. So treat the country and people your own family. Then you will see the change that comes to the country. बहुत शुक्रिया आपके साथ। It was a nice setting and so pleasure to have you and very thankful to. I want to thank you and I apologize if I say something wrong because I don't know whether people are taking in the right spirit or not. We alhamdulillah ability to. थैंक यू सो मच, वेरी काइंड। सर के ऊपर जो है, सर की कामयाबियों पे या बहुत ज़्यादा जो हमने बात भी की, आप भी बता रहे हैं, कोई ऐसी बड़े ऑथर की तरफ से किताब लिखी गई जिसको आप भी करना चाहेंगे यहाँ पे हाईलाइट? मेरा ख्याल उनके अपने पर्सनालिटी पे नहीं लिखी गई है अभी तक। लोगों ने लिखा है, बंगाली में कुछ लिखा है, मगर इंग्लिश इंटरनेशनली रेप्यूटेड राइटर ने कोई मेरा ख्याल लिखा है। उसकी वजह भी ये होगी कि वो पुरानी बात हो गई, लोग ये समझते हैं, मगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आई थिंक लिखना चाहिए। मेरी कोशिश है कि मैं लिखवाऊँ। अब वो मैं उस पर कामयाब होता हूँ या नहीं होता, वो एक अलग बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, उन्होंने जो चीज़ें की हैं वो पढ़ना और समझने की बात है। कि फ्रॉम एन एज ऑफ, he died at the age of 41 only, तो उसमें जो उन्होंने अचीव किया, whether partition of Bengal, whether the making of Muslim League, whether the philanthropic work that he has done, इसमें ज़रूर रिसर्च होनी चाहिए। एक साहब है आलमगीर, डॉक्टर आलमगीर बंगाल में इलाके में है, उन्होंने बंगाली में बहुत ही डिटेल किताब लिखी है, मगर वो बंगाली में है। मेरी वो कोशिश होगी कि मैं उसको प्रिंट करवाऊँ, ट्रांसलेट इंग्लिश में। ट्रांसलेट हो गई है, उन्होंने करके मुझे दी है और मुझे कहा कि आप प्रिंट करवा लें, तो मैं उसको सोच रहा हूँ करवाने का सही वक्त।